हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं व क्षेत्र। तो मानव विकास के अंतर्गत जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये जाना कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। और विकासात्मक मनोविज्ञान में 6 मुख्य विकास क्षेत्र होते हैं। कौन कौन सा विकास क्षेत्र होते हैं? तो शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास एवं भाषाई विकास। तो ये 6 मुख्य विकास क्षेत्र हैं और ये क्या है? मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो हमने ये स्टार्ट कर दिया था, हमने इंट्रोडक्शन इसका पूरा देख लिया था, हमने कहाँ तक इसको कवर अप कर लिया था। तो हमने शैशवावस्था के प्रति मुख्य विचारकों के मत भी देख लिए थे। हमने स्टार्ट किया था शैशवावस्था में शारीरिक विकास। हमने क्या स्टार्ट किया था? शैशवावस्था में शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था इन्फेंसी में। तो हम यहाँ पे ये देख लिए थे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास के क्षेत्र क्या है? तो स्नायु मंडल या स्नायु संस्थान, फिर उसके बाद मांसपेशी संस्थान, पाचन संस्थान, लिम्फटिक संस्थान और 5th क्या? प्रजनन संस्थान। ये हमने देखा। फिर उसके बाद हम आते हैं इस अवस्था में शिशु का विकास विभिन्न भागों में, जैसे कि आकार, भार, सिर व मस्तिष्क, हड्डियों, मांसपेशियों के रूप में तथा आंतरिक अंगों इत्यादि के रूप में होता है। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि भार क्या है बच्चों का। शैशवावस्था के बारे में यहाँ पे हम पहले देखेंगे। तो भार के बारे में बताया गया है सबसे पहले कि जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का वजन बालिका से अधिक होता है। बालक का वजन जन्म के समय एवं पूरी शैशवावस्था में वजन क्या होता है? बालक का बालिका से अधिक होता है, ठीक। और जन्म के समय बालक का औसत भार कितना है? लगभग 7.15 पौंड। और बालिका का भार कितना है? लगभग 7.13 पौंड। क्या बताया गया है कि बालक का वजन कितना है? बताओ, देख करके बोलो, लेकिन बोलो साथ में। बालक कितना है? 7.15 पौंड का। बालिका कितनी है? 7.13 पौंड की। ठीक है, समझ में आ? फिर क्या दिया है? पहले 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना हो जाता है। पहले 6 माह में क्या होगा? शिशु मतलब कि सभी के लिए है ये, है ना। तो भार कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा। जन्म से 2 गुना हो जाएगा, लेकिन जब वो 1 साल का होते होते 3 गुना हो जाता है। और उत्तर शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी खत्म हो चुकी है अब, है ना। इन्फेंसी खत्म हो गई, यानी कि 6 वर्ष तक बच्चे का वजन कितना हो जाएगा? 40 पौंड हो जाता है। कितना हो जाता है? 40 पौंड हो जाता है। ठीक है, ये भार के रेस्पेक्ट में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लंबाई के लिए। तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। बच्चों की विकास की गति कैसी होती है? अत्यंत तीव्र होती है। फिर जन्म के समय बालक की लंबाई औसतन कितनी मानी गई है? 51.25 सेंटीमीटर बालक के लिए है। किसके लिए है? बालक का क्या बताया गया है? बालक की लंबाई औसतन 51.25 सेंटीमीटर। और बालिका का कितना बताया गया है? बालिका की लंबाई औसतन 50.75 सेंटीमीटर। 50.75 सेंटीमीटर बालिका के लिए। बालक का 51 है। बालक का 51.25, बालिका का 50.75। ये बॉय, ये गर्ल, हम ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, ये हाइट के लिए बताया गया। ये क्या है? तो जन्म के समय की बात बताई जा रही। प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर का हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक 77 से 82। और वहीं यदि ये क्या है? प्रथम वर्ष के अंत तक, ये दूसरे वर्ष के अंत तक। फिर 6 वर्ष तक लगभग कितना हो जा रहा है बच्चा? तो 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर की लंबाई हो जा रही है बच्चे की।
6 वर्ष, 6 वर्ष तो 100 से लेकर के 110 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, पहले वर्ष के अंत तक 67 से 70 स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बच्चे का औसतन, है ना। तो बच्चे का औसतन, बालक का देखेंगे तो 51.25 सेंटीमीटर और लड़कियों का देखेंगे, बालिकाओं का देखेंगे तो 50.75। यही 1 वर्ष के अंत तक 67 से 70 सेंटीमीटर हो गया और 2 वर्ष के अंत तक कितना हो जाएगा? 77 से 82। 6 वर्ष तक लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या बताया गया है? सिर व मस्तिष्क। देखो ये हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आकार, भार, सिर व मस्तिष्क हड्डियों, मांसपेशियों के रूप तथा आंतरिक अंगों इत्यादि के रूप में हम क्या देख रहे हैं? शिशु के विकास के विभिन्न भागों को देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने भार देख लिया, हमने हाइट देख ली, लंबाई देख ली हमने। अब हम आ जाते हैं किसमें? सिर व मस्तिष्क में, हेड एंड ब्रेन। तो नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई से 1/4 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली एज इट इज एग्जाम में आपके आते हैं, है ना। तो नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की, आप लोग पढ़े भी होंगे ये सब, आई होप सो, ये सभी चीजें तो आप पढ़े हैं। तो नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है। कितनी होती? 1/4 होती है। और पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। जन्म के समय पूछा जा सकता है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना? तो 350 ग्राम, जो शरीर के अनुपात से अधिक होता है, शरीर के अनुपात से अधिक है। 2 वर्ष के आयु में मस्तिष्क का भार 2 गुना हो जाता है और मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच हो जाता है। 2 गुना हो गया। ठीक है, तो 1200 से 1400, 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का लगभग पूर्ण विकास 9/10 पार्ट में हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये हमें देखना है, पहले शरीर के कुल लंबाई का 1/4 बताया गया, फिर जन्म के समय 350 ग्राम है मस्तिष्क का भार, फिर उसके बाद 2 वर्ष तक 2 गुना हो गया, 2 गुना में यानी कि 1200 से 1400, और फिर उसके बाद 6 वर्ष तक कितना हो जाएगा? उसका पूर्ण विकास होता है, 9/10 पार्ट उसका कंप्लीट हो जाता है, डेवलप हो जाता है उसका। ठीक है, हड्डियों की यदि हम बात करेंगे तो नवजात शिशु यानी कि न्यू बॉर्न बेबी में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। कितनी होती है? लगभग 300। इसका मैं एमसीक्यू आप लोगों से पूछूंगी तो बनना चाहिए, इसलिए ध्यान से सेशन को अटेंड करो आप लोग, है ना। तो क्या बताया गया है यहाँ पे कि हड्डियां, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ लिए हो गया भूल गए, नहीं, एमसीक्यू भी फिर बनना चाहिए आप लोगों से। ठीक, तो हड्डियों के बारे में बताया गया है कि न्यू बॉर्न बेबी नवजात शिशु की में हड्डियों की संख्या 300, लगभग 300 होती है और संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती है। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत, दृढ़ होती है। तभी तो बोला गया ना, यानी कि यदि घुटनों में दर्द या कुछ है तो बोलते हैं कैल्शियम की कमी हो गई है। तो कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत, दृढ़ होती है। हड्डियों के दृढ़ीकरण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? हड्डियों की दृढ़ीकरण की इस प्रक्रिया को अस्थिकरण कहते हैं, ऑसिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन बोला जाता है। हड्डियों के दृढ़ीकरण की इस प्रक्रिया को अस्थिकरण कहते हैं, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑसिफिकेशन। किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियों के संगलित होने यानी कि अस्थिकरण के कारण 206 हो जाती हैं। क्या बोला गया? किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में हड्डियां ऑसिफिकेशन के कारण कितनी हो जाती है? तो 206 हो जाती। जन्म के समय कितनी थी? जन्म के समय नवजात शिशु में 300 और किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में 206 हो गई। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि हमारी जांघ फीमर की होती है। ठीक है, सबसे लंबी अस्थि जांघ की है और इसकी औसत लंबाई कितनी है? 50.50
सेंटीमीटर यानी कि 19 इंच है। वहीं कान में घुंडी नमूना स्टेपेज नाम का 0.11 इंच की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। सबसे लंबी पूछेगा आपसे एग्जाम में तो आपको क्या बताना है, सबसे लंबी मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जांघ की है। कितनी है औसतन लंबाई उसकी? 50.50 यानी कि इंच में पूछा तो लगभग 19 इंच की है। छोटी सबसे कौन सी है? तो 0.11 इंच की कान के पास में, यानी कि घुंडी नाम स्टेपीज, स्टेप्स जिसको हम बोलते हैं स्टेपीज बोलते हैं, ठीक है, वो होती है, सबसे छोटी हड्डी है वो। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को, इंच में बताया गया, ये भी याद रखना है, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि सेंटीमीटर है। इंच में 19 इंच वाली क्या है? 19 इंच जांघ की और 0.11 इंच कहाँ की? कान की। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को, बड़ी है ये बड़ी है और ये छोटी है। ठीक, नेक्स्ट में मांसपेशियों में आ जाए, हम मसल्स देखते हैं। शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। कितना होता है? 23% होता है। मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। यही यदि मैं पूछूं आपसे कि बच्चे की कुल लंबाई का, उस मतलब जात शिशु में शरीर की लंबाई उसके सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होती है। और यही आपसे यदि हम मांसपेशियों के बारे में बोले तो शरीर के कुल भाग का 23% होता है। इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल हर चीज को याद करना पड़ेगा, है ना। कोई आपके पास और दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, तो आपको करना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, किसका? मसल्स का। और उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी और टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी और टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं। ठीक है, 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। 6 वर्ष की आयु तक लचीलापन बोलते हैं ना, कि अभी जो है बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इतना मतलब कि किस तरीके से वो अपने शरीर को बिल्कुल एकदम घुमाते हैं। आपने जैसे कि बहुत सारे अभी तो होने लग गए हैं, जैसे कि योगासन, कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो लचीलेपन की वजह से है ये सब, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती वो लचीलापन जो है वो कम होता जाता है। और जो पहले से कुछ मतलब कि कुछ ये सब लचीलापन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते रहते हैं शरीर को, तो उनकी बॉडी वैसे ही रहती है ना। तो यहाँ पे यदि हम देखिए मसल्स की बात की जा रही है तो 23% याद रखना है, कुल भाग का 23%, 23%। और भुजाएं क्या है? तीव्र गति से बढ़ती हैं, विकास होता है उनका। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी हो जाएंगी और टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं। ठीक है, 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रही आती है। दांतों की हम बात करें तो जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। कौन शिशु दांतों के साथ में पैदा होता है? कौन पैदा होते हैं क्या, बताओ तो शिशु के दांत नहीं होते। 6ठे माह में शिशु के दूध के दांत निकलने लगते। कौन से माह से आ रहे हैं? 6ठे माह से आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 तक पहुंच जाती। 8 दांत हो जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो जाते हैं, 1 वर्ष की आयु तक, ये बताया गया। ठीक है, 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सभी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है संख्या? दूध के दांतों की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछा गया है ये कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। तो प्रथम 1 वर्ष में कितनी? तो 8 निकलेंगे। 4 वर्ष तक शिशु के दूध के सभी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांत क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं और इसके बाद धीरे धीरे ये दांत गिरने लगते हैं तथा 5वें या 6ठे वर्ष में स्थायी दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। देखो ये 20 है और उसके बाद 12, कितना हो गया? 32 बोलते हैं ना, ज्यादा अपनी 32 मत दिखाओ, तो 32 मत दिखाओ। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, तो 32 नहीं दिखानी है। फिर उसके बाद धड़कन, हार्ट बीट, तो हार्ट बीट की बात करेंगे तो प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन लगभग 140 बार प्रति मिनट होती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रथम माह में
देखो क्या बताया गया, प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन लगभग 140 बार प्रति मिनट, मिनट भी याद रखना, सेकंड करके दे देते हैं एग्जामिनर यहाँ पे, तो 140 बार प्रति मिनट होती है, जो लगभग 6 वर्ष की आयु में घटकर 100 बार प्रति मिनट रह जाती है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज व कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बढ़ता है, बड़ा होता है, धड़कन में स्थिरता आ जाती है, धड़कन में स्थिरता आ जाती है। जैसे प्रथम माह है तो 140 बार प्रति मिनट की रफ्तार से धड़केगा, फिर उसके बाद 6 वर्ष की आयु में घटकर ये 100 बार प्रति मिनट हो जाती है। ठीक, अन्य अंगों की यदि हम बात करें तो शिशु के आंतरिक अंगों जैसे कि पाचन अंग, फेफड़े, स्नायु मंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियां आदि का विकास तीव्र गति से होता है। और शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। यहाँ पे मजबूती, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बन रहे, नहीं, मजबूत हो रहे हैं। यहाँ पे बन तो पहले ही गए थे, हमने देख लिया है, 2 माह में ही बन गए थे, यानी कि गर्भाधान से 2 माह में सब कुछ बन गया। फिर तो सब कुछ अब क्या हो रहा है, अब तो बस मजबूती सी आ रही है ना। फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो शैशवावस्था में यदि हम मानसिक विकास की बात करेंगे, शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया हमारा। अब आ जाओ मेंटल डेवलपमेंट में, मानसिक विकास। इसीलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हम ये टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हम ये टॉपिक को कवर करें, पहले तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। क्या क्या अवस्थाएं? गर्भावस्थाएं, शैशवावस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ा और वृद्धा। तो हमने गर्भावस्था देख लिया, शैशवावस्था देख रहे हैं, और उसके बाद में इसके हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक में 6 मुख्य विकास क्षेत्र होते हैं। तो उसके अंतर्गत हम शारीरिक विकास देख लिए। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? अब हम मेंटल डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि मानसिक विकास के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो मानसिक विकास की यदि हम उसके बारे में देखें तो हाथ पैर हिलाने लगता है, पहला वर्ष में हाथ पैर हिलाने लगता है, ध्वनि करने लगता है, और 3-4 छोटे सार्थक शब्द बोलने लगते हैं, जैसे कि पा, मा, दा आदि। यानी कि पापा को पा, माँ को मा, मम। तो ये जो इस तरीके से बच्चा जो बोलता है ना, तो वो है। तो पहला वर्ष हाथ पैर हिलने लग गए, ध्वनि करने लग गया, और 3-4 छोटे छोटे सार्थक शब्द बोलना स्टार्ट हो जाता है। शैशवावस्था की बात हो रही है ये, है ना। फिर उसके बाद में दूसरा वर्ष आया। दूसरे वर्ष में ठीक से समझने लगता है, छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है, 200 से अधिक शब्द बोलने लग जाता है बच्चा, 200 से अधिक शब्द बोलने लग जाता है। ठीक है, पहले वर्ष में 3-4 छोटे सार्थक शब्द बोल रहा है, अब यहाँ पे 200 से अधिक शब्द बोलने लग गया बच्चा। अब तीसरा वर्ष आया, पूछने पर शिशु अपना नाम बता देता है, अपने नाक, कान, मुंह, दांत को हाथ से छूकर बताने लगता है। बोलोगे नाक का है, बिल्कुल टच करके बताएगा, ये मेरा नाक है, कान है, मुंह है, दांत है, ये है। ठीक है, चौथे वर्ष की बात करेंगे हम, तो गिनती गिनने लगता है, छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर करने लगता है, अक्षर लिखने लगता है, वस्तुओं को क्रम से रखना जान जाता है। बच्चों का बैग बुक ऐसे सेट करते हैं, यानी कि छोटी पुस्तक पहले छोटी, फिर उसके बाद इसी तरीके से बच्चे अपना बैग सेट कर लेते हैं। हम भी करते थे क्या? बिल्कुल वैसे ही करे हैं हम भी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अक्षर लिखने लग गया। अब ये बोलेंगे ये कौन सी रेखा है, तो बोलोगे ये छोटी है, बड़ी है, तो बताएगा ये बड़ी रेखा है, ये छोटी रेखा है। ठीक है, फिर 5वां वर्ष आया तो रंगों को पहचानने लगता है, हल्के व भारी ज्ञान होने लगते हैं, हल्के व भारी का ज्ञान होने लगता है, 10-11 शब्दों के वाक्य दोहराने लगता है, माता पिता की आज्ञा मानने लगता है और उनके कामों में सहायता भी करने लगता है। ऐसा होता है क्या बच्चे? बिल्कुल ऐसे ही होता है। 5वें वर्ष में बच्चे ऐसे करते हैं, यानी कि आप कुछ काम करें तो वो भी आपके पीछे 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 लगे रहेंगे, है ना। तो ये 5वां वर्ष है। अब उसके बाद में हम शैशवावस्था में सामाजिक विकास के बारे में हम देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चों का। तो शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है क्या? नहीं होता, वो तो बल्कि अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी कहाँ से सामाजिक हो गया? तो शिशु जन्म से सामाजिक नहीं है। ठीक, 1 वर्ष के भीतर शिशु माता पिता को पहचानने लगता है,
प्रेम व क्रोध के व्यवहारों का अनुकरण करने लगता है। प्रेम व क्रोध के व्यवहारों का अनुकरण करने लगता है। 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर का कार्य करने का प्रयत्न करता है। 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर का कार्य करने का प्रयत्न करता है। झाड़ू लेकर के बच्चे चलने लगते हैं कि नहीं, बस वही है ना। 2 और 3 वर्ष की आयु के बीच बालक खेलने के लिए साथी बनाकर उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करने लगते हैं। 2 और 3 वर्ष की आयु के बीच बालक खेलने के लिए ऐसा होता है, बच्चे मतलब कि बड़े खुश होते हैं कि यदि उनको कोई मिल जाता है तो बात क्या कर ली है, बच्चों को लगता है ये मेरा फ्रेंड है, ऐसा होता है ना। तो बस वही है ना। तो 4-5वें वर्ष में अब क्या हो रहा है, वह बाहरी दुनिया के संपर्क स्थापित करता है, बाहरी दुनिया से, और मित्र बनाता है। इस दौरान सामूहिक जीवन से अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। सामूहिक जीवन से अनुकूलन स्थापित करने में अब वो सक्षम हो गया। क्यों? क्योंकि 4-5वें वर्ष में हो गया, आ चुका है बच्चा। फिर 5 या 6 साल की आयु में बालक में नैतिक भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है। नैतिक भावना आने लगे। नैतिक भावना मतलब सही गलत, मॉरल डिसीजंस होते हैं, ठीक है। सही गलत क्या है क्या नहीं उतना, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करना नहीं बच्चे में तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब थोड़ा बहुत जानने लग जाता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं। तो ये 5-6 साल की आयु में नैतिक भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब हम आ जाते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। तो वॉटसन ने क्या कहा है कि नवजात शिशु में मुख्य रूप से 3 संवेग विद्यमान होते हैं। कौन कौन से संवेग विद्यमान होते हैं नवजात शिशु में? भय, क्रोध, स्नेह, ये बिल्कुल होते हैं और ये सभी मानवों में पाए जाते हैं। भय, क्रोध, स्नेह, ठीक है। तो ये 3 संवेग विद्यमान है, मुख्य रूप से होते ही है, वॉटसन का कहना है, ठीक है। क्या क्या है? फियर, एंगर और लव। फिर उसके बाद ब्रिजेस, KM ब्रिड्ज, इंग्लिश में पढ़ोगे तो KM ब्रिड्ज पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि जन्म के 2 वर्ष तक शिशु में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। लगभग सभी संवेगों का, जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि 0 to 2 years में सभी संवेगों, सभी इमोशंस आ चुके हैं अब बच्चे में। अब हम आगे देखते हैं। शिशु जन्म के समय रोता, चिल्लाता तथा पैर पटकता है, परंतु उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। क्या बताया गया है? शिशु जन्म के समय रोता, चिल्लाता तथा पैर पटकता है, परंतु उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। वह मुस्कुराता तो है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि आनंद की अनुभूतियों के कारण वह ऐसा करता है। और इस प्रकार वह जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, यानी कि अभी एक्सप्रेस करने लग गया। लेकिन पता चल पा रहा है क्या? नहीं पता चल पाया। तो नवजात शिशु अधिकतर सहज क्रियाएं ही करते हैं और उसकी भावात्मक अनुभूतियां सीमित होती हैं। एक नवजात शिशु जन्म से ही अपने परिवेश के प्रति संवेदना और अनुक्रिया की क्षमता रखता है। जोर से आवाज उसे चौंकाती है, तेज प्रकाश भी संवेदना उत्पन्न करता है, परंतु रंग के विषय में उसकी संवेदना स्पष्ट नहीं होती। रंग के विषय में उसकी संवेदना स्पष्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि रंग के बारे में उसको 5वें वर्ष तक लगभग पता चलने लगता है। रंगों की पहचान करना, देखो कब सीख रहा है? 5वें वर्ष तक वो रंगों की पहचान करना सीखता है। देखो लिखा है ना, रंगों की पहचान करना, हल्के व भारी ज्ञान, ये सब बाद में होने लगता है। तो यहाँ पे रंगों के बारे में अभी बच्चा नहीं जान रहा है, लेकिन प्रकाश आया, जोर से आवाज आई, तेज प्रकाश है, तो इसके प्रति वो उसमें बिल्कुल इमोशंस और बिल्कुल वो बताएगा कि क्या है क्या नहीं बताएगा, मतलब कि वो एक्सप्रेस होने लगते हैं। लेकिन रंग के बारे में अभी बच्चा अच्छे से नहीं जान पाता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं बाल्यावस्था में। गर्भावस्था हो चुकी, फिर उसके बाद में शैशवावस्था हो चुकी, अब आ जाओ बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में चाइल्डहुड में है अब। तो चाइल्डहुड के बारे में क्या बताया गया? शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है। 6 से 12 वर्ष की अवधि, 6 से 12 वर्ष की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। 6 से 12 वर्ष की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है और इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व किशोरावस्था है ये, ठीक है। फिर ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का आधारभूत दृष्टिकोण
मूल्य एवं आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। किसका क्या कहना है, यहाँ पे बताया गया है कि ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन का कहना है कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है और यह अवस्था शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक, और बाल्यावस्था की यदि हम विशेषताओं की बात करेंगे तो बाल्यावस्था 6 से 12 यानी कि 6 से 12 वर्ष तक की बात कर रहे हैं हम। इसमें भी यहाँ पे भी डिफरेंसेस होते हैं। बाल्यावस्था में ये होता है कि बालिकाओं के लिए 6 से 10 लिया जाता है, बालकों के लिए 6 से 12 लिया जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बताया, वैचारिक क्रिया अवस्था है, ये विशेषताएं डायरेक्टली इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है हमसे, है ना। तो बाल्यावस्था क्या है, वैचारिक क्रिया अवस्था है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है, जीवन का निर्माणकारी काल है, चुष्टि व स्फूर्ति की आयु काल है, गंदी आयु डर्टी एज होता है, डर्टी एज की अवस्था, अनोखा काल है। किसके अनुसार अनोखा काल है, कोल ने कहा है कि पेक्यूलियर एज है, अनोखा काल है, भावी जीवन निर्माण की नींव का काल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। टोली गिरोह की आयु है, गैंग एज है, ये क्या है, गैंग एज है। फिर उसके बाद में बताया कि अधिकतम सामाजिकता के विकास का काल है, बच्चों में मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होने लगती है, समूह प्रवृत्ति की अवस्था है ये, बच्चों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का विकास होता है, काम की प्रसुप्ता अवस्था है ये। फ्रूइड ने हर जगह बस काम के बारे में बताया क्योंकि उनका सिद्धांत वही है ना, उनका सिद्धांत है साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है। तो उनका क्या कहना है, काम की प्रसुप्ता अवस्था है, लेटेंसी पीरियड है, यानी कि यहाँ पे कोई काम भावना अभी उत्पन्न नहीं हुई है। ठीक है, फिर शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता होना, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता इसलिए आ जाती क्योंकि तीव्र गति से तो वो शैशवावस्था में बढ़ती है, फिर उसके बाद दोबारा वो किस में बढ़ेगी, अब एडोलेसेंस में जब हम आ जाएंगे तब बढ़ेगी। ठीक है, तो अब ये क्या प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, क्या है ये, एज ऑफ प्राइमरी स्कूल है। फिर कल्पना शक्ति व अमूर्त एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल है, कल्पना हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, उतना ज्यादा नहीं आती है ना। मूर्त चिंतन की अवस्था अधिक होती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, देख रहे हो तो सोच पा रहे हो, नहीं देख रहे हो तो नहीं सोच पाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं पे हम थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, अच्छा ये चीज होगा, है ना। तो वो अमूर्त चिंतन का प्रारंभ बस हुआ है, लेकिन अभी ये देखा जाए तो मूर्त चिंतन ही हो रहा है, दिख रहा है तो सोच रहे हो, नहीं दिख रहा तो नहीं, उसके बारे में कोई विचार नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास का स्वर्णिम काल है ये, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, सूडो मेच्योरिटी है, ये रॉस ने कहा है ना, सूडो मेच्योरिटी यानी कि हम मेच्योर हुए नहीं है। सूडो का मतलब आपको पता है, सूडो का मतलब क्या होता है, मिथ्या, यानी कि जो चीज है नहीं, जो चीज झूठ क्या है, जो चीज है नहीं, जो नहीं है वही तो झूठ है ना, है नहीं वो, यानी कि वो है नहीं, सत्य क्या है, जो है। तो ये क्या, सूडो यानी कि वो मैच्योर हुए नहीं है, लेकिन दिखाएंगे कि हम तो बड़े मैच्योर हो गए, हम तो बड़े मैच्योर है, यानी कि उनको बड़ा बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, यानी कि कोई उनको दीदी भैया बोलता है, उनको बड़ा अच्छा लगे, बड़ी खुशी, अरे हम तो बड़े हैं, है ना। तो सूडो मेच्योरिटी है यहाँ पे, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, रॉस के अनुसार है, ये भी याद रखना। फिर बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति होने में, उनमें जानने की इच्छा प्रबल होती, जिज्ञासु, धीरे धीरे, हाँ ये क्यों है, ये ऐसा है, क्यों है, कैसे, मतलब ये चीज बहुत उनके में बहुत ज्यादा, वो क्या करेंगे, क्यूरियस होंगे कि बस एक के बाद ये ऐसा है, यदि आपने कुछ सामान रखा है, ये क्यों रखे हो, कहाँ से आया, कैसे, ये सब होता है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था क्या होती, खिलौने की आयु होती है, टॉय एज मानी जाती है। तो पूर्व बाल्यावस्था लगभग 3 से 7 वर्ष। खेल की आयु प्ले एज है, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय आयु है, लगभग 6 से 11 वर्ष प्ले एज है। टॉय एज पूछा जाएगा तो पूर्व बाल्यावस्था है ना, और खेल की आयु प्रारंभिक विद्यालय आयु। फिर प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का काल है, किसके अनुसार, तो किलपेट्रिक के अनुसार है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण हो रहा है, कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन हो रहा है, यानी कि बच्चे क्या है, दौड़ रहे हैं तो, यानी कि वो दौड़ रहे हैं तो वहां पे क्या आना है, फर्स्ट आना है,
अभी उनको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा भ्रमण की प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, संचय की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता उनमें कैसे आने लगी? नहीं मतलब कि यानी कि मैं तो खुद से अपना नहा लूंगा, तो बच्चे में ऐसा हो जाता है क्योंकि अभी बाल्यावस्था है, ठीक है। नहीं हम अपने कपड़े खुद से पहन सकते हैं, यानी कि मम्मी उनका कुछ करने लगेंगी, नहीं हम अपना कर लेंगे, ठीक। तो ये चीज होने लगता है बच्चों में, आत्मनिर्भरता सी आ जाती है। फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व होना स्टार्ट हो रहा है अभी, ठीक है। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि लेंगे, क्यों समूह में खेलना है। फिर उसके बाद पुनः स्मरण, यथार्थ जगत से संबंध आदि विशेषताएं इस काल में होती हैं। अब हम आ जाते बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, तो यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। और बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों यानी कि 6 से 9 वर्ष में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में इसमें स्थिरता आ जाती है। मुख्य रूप से कहा जाता है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था में होता है। लेकिन यदि हम बाल्यावस्था की बात करें तो क्या वहां पे बिल्कुल शारीरिक विकास नहीं होगा क्या? नहीं, पहले 3 वर्षों में होगा, यानी कि 6 से 9 में होगा, लेकिन बाद के 3 वर्षों में, यानी कि बाद का 3 वर्ष क्या है, 9 से 12, तो उसमें स्थिरता आ जाती है, उसमें नहीं उतना नहीं हो पाता। भार की यदि हम बात करें तो भार के बारे में यहाँ पे बताया गया, जैसे कि हमने शैशवावस्था में देखा, तो बस इसमें भी हम देख लेते हैं, बाल्यावस्था में भी। तो भार के लिए बताया गया इस अवस्था में बच्चों के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है और 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों, इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जन्म के समय भी बालकों का अधिक था, 9 से 10 वर्ष भी बालकों का अधिक है। अब क्या होगा? अब बालिकाओं का भार अधिक होने लगता है, इसके बाद 9 से 10 वर्ष के बाद में बालिकाओं का भार अधिक होता है। और इस अवस्था में 12 वर्ष के अंत तक बालक का भार कितना हो जाता है? 80 से यानी कि 80 to 95 पौंड के बीच में हो जाता है, ठीक है। 80 से 95 पौंड के बीच में 12 वर्ष के अंत तक बालक का भार बताया गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उसकी हाइट कितनी है, तो जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच तक होती है। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है, अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि 2-3 इंच की लंबाई प्रति वर्ष बढ़ती है। क्या बताया गया? यानी कि जो स्टडी किया गया, तो स्टडी से पता चला है, डिफरेंट स्टडी से पता चला है कि 2-3 इंच की लंबाई प्रति वर्ष बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दांत के बारे में बताया गया है, तो दांत कितनी है? अब बताओ, अब कितना दांत आ जाएगा? तो दांत की बात कर रहे हैं तो 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर नए दांत निकलने लगते हैं और 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक स्थायी दांत निकल आते हैं। क्या है कि परमानेंट टीथ हमारी आ गई 12 से 13 वर्ष तक की अवस्था में। बोन्स के बारे में बताया गया, हड्डियों के बारे में बताया गया है कि इस अवस्था में हड्डियों की संख्या घटकर 270 हो जाती है और होते होते यानी कि कम होते होते इनकी संख्या 206 रह जाती है। कितना? 206, ठीक है, 270 यानी कि 270 और फिर उसके बाद और घटकर क्या हो जाएगी? 206 रह जाती है। कितना लिखा हुआ है? 206। पूछा गया था कि हड्डियों की संख्या कितनी है हमारे शरीर, तो 206। 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का सुदृढ़ीकरण होता है। 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का सुदृढ़ीकरण होता है। मांसपेशियों की यदि हम बात करें तो मांसपेशियों की बात करेंगे तो मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। उसमें कितना था? 23, यहाँ पे कितना है? 27, ठीक है। और बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती, मसल्स यहाँ पे बताया गया बाल्यावस्था में बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। अन्य अंगों की बात करेंगे हम तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और वजन की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाते हैं। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता है और इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है और अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना वे सीख जाते हैं। हम चलना, दौड़ना, ये सभी चीज शारीरिक गति पर
पूर्ण नियंत्रण हमारा आ जाता है। फिर बाल्यावस्था में यदि हम मानसिक विकास के बारे में देखें तो मानसिक विकास कैसे हो रहा है, तो चिंतन का विकास हो रहा है, अब रुचियों का विस्तार होने लगा है, सृजनात्मकता आ गई है, भाषा में विकास होने लगा है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति जगने लगी है, सहज तथा मूल प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, संख्या, गति, स्थान और समय का ज्ञान होने लगा है। संख्या पता, गिनती पूछो बच्चों से बता देंगे, गति ये भी बता देंगे यानी कि धीरे है, तेज है, क्या है, स्थान कौन सा है वो भी बताएंगे, समय का भी ज्ञान अब इस अवस्था में होने लगता है। ये है मेंटल डेवलपमेंट, ये है मानसिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास की हम बात करें तो व्यक्तित्वता का विकास होने लगता है, यानी कि इंडिविजुअलिटी आने लगती है। ठीक है, गिरोह प्रवृत्ति का भी विकास होता है, आत्मनिर्भरता की भावना आती है, सामाजिक भावना का विकास होता है, मित्र बनाना व समूह में खेलने की प्रवृत्ति जगती है, यानी कि अच्छा लगता है दोस्तों के साथ खेलना। ठीक है, फिर सामाजिक स्वीकृति व प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति। सामाजिक स्वीकृति मतलब कि गुड बॉय, देखो कितना, जैसे कि टीचर बोलेंगे ना पूरी क्लास के सामने, सीखो इससे कुछ, पूरा होमवर्क करके आते हैं, गुड बॉय, यहाँ बच्चा एकदम खुश हो गया, टीचर ने मेरी तारीफ कर दी है ना। अब वो उनके सामने में मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश रहेगी, नहीं हम तो मतलब ये गुड बॉय या गुड गर्ल, उनमें ये चीज देखना है, यानी कि समाज में भी बोले देखो कितना अच्छा है, तो बहुत एकदम खुशी मिलती है ना। तो सामाजिक स्वीकृति व प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति यहाँ पे आ जाती है। फिर क्या है, चारित्रिक व नागरिक गुणों का विकास व स्थायित्व हो जाता है। चारित्रिक व नागरिक गुण इसमें आने लगते हैं, यानी कि चरित्र, यानी कि बच्चा ना अच्छा बनना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है यहाँ पे अब, क्योंकि चरित्र निर्माण अब धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, यानी कि नागरिक गुण, यानी कि नहीं यहाँ पे जैसे कि अब हमने टीवी देखा, बच्चों से बोलोगे कि बहुत सारी चीजें आप बच्चों से सीखोगे कि नहीं हमें प्लास्टिक्स बाहर नहीं फेंकने हैं, हमें यानी कि पॉलिथीन्स का यूज नहीं करना है, ऐसे नहीं, बच्चे काफी जान रहे हैं, तो ये सारे चारित्र व नागरिक गुणों का विकास व स्थायित्व यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट उनमें कैसे होता है, तो क्या बताया गया, संवेगात्मक विकास का आधार मूल प्रवृत्तियां, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का आधार मूल प्रवृत्तियां हैं, और इस अवस्था में संवेगों की स्थिति इस प्रकार होती है, किस प्रकार होती है, संवेगों का निर्बल होना, भय, हताशा, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रसन्नता आदि। क्यों, देखो निर्बल होना, संवेगों का निर्बल होना, जैसे कि भय लग रहा है, डर लग रहा है, हताशा सी आ जाती मतलब कि यदि हम कोई कंपटीशन में है, अब पहले हमें फर्क नहीं पड़ता था क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी हम फर्स्ट आना चाहते, जब फर्स्ट आना चाहते नहीं आए तो हताशा सी होगी, क्रोध, चिड़चिड़ापन बच्चों में आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति, क्यों, क्योंकि सामाजिक वो उनमें समाजीकरण कौन सा है, तो प्रतिद्वंदात्मक है, कॉम्पिटिटिव समाजीकरण है, तो ईर्ष्या भी आएगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति है, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, क्या है वहां, क्या है ये, तो जिज्ञासा, स्नेह पाना चाहते हैं, स्नेह करते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति, ये सभी चीजें होने लगती हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि बाल्यावस्था के बारे में। अब हम किशोरावस्था के बारे में देखेंगे, लेकिन किशोरावस्था को अब हम कल देखेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट सेशन में अब हम देखेंगे, तो ये सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। लेकिन हमने अब तक जितना जो कुछ भी पढ़ा है आप लोग सबको याद करते हुए चलिए कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्योंकि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, है ना। तो ये सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।